हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवॉल्विंग अ यूनिट प्लान फ्रेमवर्क एंड यूज़। जब हम स्कूल में होते हैं, एक टीचर की भूमिका निभा रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे यूनिट प्लान बनाने को दिए जाते हैं। तो यूनिट प्लान बनाते कैसे हैं और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं जो है आपको बताने वाली हूँ। मैं डीएलएड की स्टूडेंट हूँ और मैंने सारा टीचिंग कोर्स किया है, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की नॉलेज है कि हमें जैसे ईयर प्लान कैसे बनाते हैं, पीरियड प्लान कैसे बनाते हैं, या फिर हमारा यूनिट प्लान कैसे बनाते हैं। तो बारीकी से मैं आपको हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस भी बताऊँगी कि किस तरह से आपको यूनिट प्लान बनाना चाहिए, ज़रूरी क्यों होता है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आज मैं आपको पूरी तरह से कवर करवा दूँगी। बाकी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे, मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाती हूँ, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं बनाती हूँ मैं। जैसे सोशोलॉजी हो गई +1 +2 की, बीए की हो गई, और एमए पॉलिटिकल, एमए सोशोलॉजी भी आपको टॉपिक मेरे पे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, जनरल नॉलेज हो जाती है। डीएलएड के जितने भी, मैंने भी पूरा डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, तो उसके जितने भी टॉपिक में हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, या अपने उसके सीडीपी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो आपको कोई टॉपिक, और मैं ये काम भी करती हूँ कि अगर किसी को कोई टॉपिक चाहिए होता है तो वो मुझे कमेंट करके बता देता है, और मैं जितना जल्दी हो सकता है उनके कमेंट को पढ़कर उनकी जो डिमांड होती है, जो भी उन्हें टॉपिक चाहिए होता है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कोई टॉपिक इसमें भी, उसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं बेधड़क होके, ठीक है। अगर कुछ बुरा भी लगता है या कोई चीज़ इसमें ऐड करने को रह गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट प्लान के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट प्लान जो होता है वो क्या होता है। चलिए, तो ये हमारा पेपर कोड 409 है, जिसमें है पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ये हमारा डीएलएड का टॉपिक था जो मैंने बनाई थी पीडीएफ में, उसी से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो यूनिट प्लान होता है वो क्या होता है। द प्लानिंग फॉर द यूनिट इज़ नोन एज यूनिट प्लान। जब आप एक यूनिट की प्लानिंग कर रहे होते हो, उसे बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसको हम यूनिट प्लान कहते हैं। यूजुअली आफ्टर द ईयर प्लान द टीचर प्लान्स द यूनिट प्लान, क्योंकि आप ईयर प्लान के बाद जो है आप यूनिट प्लान को बनाते हैं और उसके बाद आपका पीरियड प्लान बनता है, यानी कि एक स्टेज में ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जो ईयर प्लान होता है वो पूरे साल के लिए आप प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को जो सब्जेक्ट है वो उसको कवर करवाना है, और सारे जो टॉपिक है वो कवर करवाने हैं। तो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है ईयर प्लान। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आपका यूनिट प्लान आ जाता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट में, जैसे कोई भी बुक आप ले लोगे तो उसके सामने पूरे चैप्टर की लिस्ट दी जाती है, और कई बार तो उसको यूनिट में बांट दिया जाता है। तो वो हमारा यूनिट में बांटने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को मैंने कितने महीने में, कितने सेमेस्टर में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका पीरियड प्लान आ जाता है, जिसमें आप डेली का जो प्लानिंग करते हैं कि मैंने ये चैप्टर लिया है, इस चैप्टर को मैंने कैसे पढ़ाना है, कितने दिनों में पढ़ाना है, कौन कौन से तरीके से पढ़ाना है, क्या टेस्ट लेने हैं, क्या असाइनमेंट देनी है, क्या होमवर्क देना है। तो वो सारी जो चीज़ें आप दिन के लिए करते हैं तो वो हमारा पीरियड प्लान हमारा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्लान के बारे में हम आगे जो है बात करते हैं कि यूनिट प्लान इज़ अ सीरीज़। देखो, इंग्लिश में इस तरह से करने का मतलब ये है कि ये इंग्लिश में भी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मेरे से, उनको इंग्लिश में मिल जाएगा, प्लस मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी बात ये हो जाती है, वो सुन के भी समझ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है कि लिखा हुआ होता है, तो उनको लिखने में आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यूनिट प्लान का असली मीनिंग आता है कि अ यूनिट प्लान इज़ अ सीरीज ऑफ लेसन प्लान डिजाइंड अराउंड अ स्पेसिफिक टॉपिक, लेसन या एक्सेट्रा, ठीक है। अ यूनिट विल टेक सेवरल डेज फॉर टीचिंग। देखो, जब हम एक यूनिट को बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, मान लो हमारा सब्जेक्ट ईवीएस का ही है, इन्वायरमेंट का है, तो उसमें एक ही चैप्टर थोड़ी दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर दिए होते हैं जिसको यूनिट पे बांटा जाता है। ज़्यादातर की बात करें तो 4 से 5 यूनिट होते हैं, और हर एक जो यूनिट होता है उसमें 4 या 2 जो चैप्टर है वो रख दिए जाते हैं। तो ये कहने की कोशिश की है कि एक जो यूनिट होता है उसको जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो दिन है वो उसे लगाने पड़ जाते हैं। एसेंशियली द यूनिट प्लान इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेली लेसन प्लान। जो भी हम डेली लेसन प्लान बनाते हैं उसका एक ओवरऑल सारांश होता है वो यूनिट प्लान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं कुछ डेफिनेशन है जिनको मैं आपको बिल्कुल भी समझाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेशन की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि आपको जिसने भी वो डेफिनेशन दी है A to Z आपको वही वर्डिंग याद करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से समझ के डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो। तो कभी ऐसा मत करना कि आपने कोई टॉपिक समझ लिया है उसको तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जिसने भी जिस तरह से लिखी है आपको वैसे ही याद करनी पड़ती है, और जिसने लिखी है उसी का ही नाम लिख के आना। कई बार बच्चे नाम किसी और का लिख देते हैं और डेफिनेशन किसी और की लिख देते हैं। आप टीचर को बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ये बात सच है कि टीचर को आपसे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो कभी उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर पूरी 3 डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो हिंदी में जब पेपर को अटेंड कर रहे होते हैं तो डेफिनेशन वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और सारी जितनी भी हेडिंग होती हैं उसको भी वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको सारा पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ता है। लेकिन हिंदी वालों के लिए एक एडवांटेज है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि कई बार हिंदी में वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है जो चीज़ इंग्लिश में समझ में आती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत किया अपनी लाइफ में, इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट प्लान। आप यूनिट प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन यूनिट प्लान क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, और उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है यूनिट शुड हैव मीनिंगफुल सेगमेंट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, कि जो यूनिट प्लान आप बनाते हो वो एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो भी दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको यूनिट प्लान को बनाना है। दूसरा है एम्स शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। आप यूनिट प्लान को क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो पूरी अच्छी तरह से आपको डिफाइन करना चाहिए। अगर आप किसी भी हिंदी का ही आप यूनिट प्लान बना रहे हैं तो उसमें यूनिट प्लान बनाते हुए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है ये आपको पता होना चाहिए, कि मैं जब यूनिट प्लान बना रहा हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं डालनी है या कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तीसरा पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट। जब आप यूनिट प्लान बना लेते हैं तो आप कुछ एक्टिविटीज़ भी उसमें डालते हैं, कि मैंने कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है या इतने चैप्टर मैंने बच्चों को पढ़ाने हैं, तो उसमें मुझे किस किस चैप्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है वो आपको पहले ही सोच के रखनी पड़ती है। फिर है इट शुड कैटर टू द नीड्स इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है, जो उनकी काबिलियत होती है, जो कैपेबिलिटीज़ होती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें कैटर भी करना चाहिए। फिर है प्रोविज़न फॉर इवेल्युएशन एंड फॉलो अप एक्टिविटीज़। आपने इवेल्युएशन का भी उसमें एक चीज़ रखनी है कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद आप बच्चों का इवेल्युएशन भी करें, उनसे क्वेश्चन पूछें, एक्टिविटी के थ्रू उनसे जांचने की कोशिश करें कि उनको वो चैप्टर कितना समझ में आया है और किस तरह से समझाने की ज़रूरत है। बाकी आपने फॉलो अप एक्टिविटीज़ भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे से आपने सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू इवेल्युएशन करना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता होता है लेकिन लिख नहीं पाते या फास्ट नहीं लिख पाते हैं, तो पीछे रह जाते हैं, और हम क्या करते हैं उनके नंबर को देखकर ही इनको जज करने लग जाते हैं कि नहीं इसको तो कुछ भी नहीं आता। आप दूसरे तरीके से भी बच्चों का इवैल्यूएशन करने की कोशिश करें। फिर है टीचिंग एड्स टू बी यूज्ड आर वेरी स्पेसिफिक। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम TLM भी कहते हैं। आप वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, बच्चों को ऑडियो सुना सकते हैं, आप कोई चीज़ को मॉडल बना के ले जा सकते हैं, आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से और बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कोलरेशन टू लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कोई भी एक पाठ पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे किसी दूसरे चैप्टर्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करें या बच्चों की रियल लाइफ से जोड़ने की उसे कोशिश करें। मान लो हिंदी में एक चैप्टर है पत्ते ही पत्ते, है ना, तो उसमें जब आप बच्चों को पत्ते ही पत्ते चैप्टर पढ़ा रहे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो उसके बाद आपने सिर्फ पत्तों के बारे में नहीं बताना कि कौन कौन से पत्ते होते हैं, कैसे कैसे पत्ते होते हैं। आपने बच्चों को ये भी पढ़ाना है कि जो पत्ते हैं वो EVS से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे हैं, वहाँ से मैं पत्तों के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ा हिंदी का सब्जेक्ट रहे हैं लेकिन आप उसको EVS से जोड़ कर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोवाइड फॉर प्रोजेक्ट फील्ड ट्रिप की बात करते हैं। बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि बच्चों को ग्राउंड में लेके जाने की ज़रूरत है तो वहाँ लेके जाएं। और कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल से बच्चों को मूवी देखने के भी लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं, जो बच्चों को सोशली लिंक्ड करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी मूवीज़ बच्चों को दिखाई जाती हैं। जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, साइंस सिटी हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बच्चों को फील्ड ट्रिप कराई जाती है ताकि बच्चे वहाँ इंडिविजुअल जाएँ, सिर्फ मानसिक रूप से सुने ही नहीं बल्कि फिजिकली वहाँ जाएं, चीज़ों को टच करें, फील करें और महसूस करें। आपको पता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी हम उसको भूल नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। जब यूनिट प्लान हम बनाते हैं तो उसकी ज़रूरत क्या होती है। सबसे पहले है यूनिट प्लानिंग ब्रेक्स द एंटायर वर्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर सेक्शन। दिस हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर्क बेटर एंड ग्रास्प द टॉपिक मोर इजीली। जब आप यूनिट प्लान बना रहे होते हैं तो आप जितने भी चैप्टर होते हैं, उस जितने भी चैप्टर की सीरीज़ होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे कि बच्चों को और जो टीचर होते हैं दोनों को समझने और समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। उसके बाद है यूनिट प्लानिंग हेल्प्स टू क्लैरिफाई द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्योंकि हमने बच्चों को क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये समय पहले से ही हमें पता चल जाता है। उसके बाद है इट हेल्प्स डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंट अमंग द स्टूडेंट्स एज इट प्रोवाइड सेवरल लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। जब आप पहले से ही सबको सोच के रखते हैं कि मुझे बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना है, तो बच्चा भी पूरा कॉन्फिडेंस होकर उस चीज़ को करने लग जाता है। और आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, अगर एक में भी बच्चा जीत जाता है या फिर उसे लगता है कि मैंने ये चीज़ एक्टिविटी बहुत अच्छे से करी है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाता है। वो आगे चल के उसको कोई भी एक्टिविटीज़ दो, वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि ठीक है आज हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है वो चीज़ करके। तो आपको एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी है यूनिट प्लान में, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद हम स्टेप्स की बात करते हैं कि जब हम यूनिट प्लान बना रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले है, इनको मैंने आगे चल के एक्सप्लेन भी किया हुआ, मैं दिखा दूंगी, लेकिन मैं यहीं पर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है, जैसे हम स्टेप्स बनाते हैं यूनिट प्लानिंग के, तो पहले आता है सिलेक्शन ऑफ यूनिट। आपने यूनिट कौन सा लिया है, क्या आप फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे हो, सेकंड पढ़ा रहे हो, थर्ड पढ़ा रहे हो या फोर्थ, तो आपको यूनिट सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर है कंटेंट एनालिसिस। अब मान लो आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ाया है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर को रखा गया है, तो आपने उन तीनों चैप्टर को पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यूनिट प्लान बनाना है, तीनों चैप्टर को पढ़ लेना है, फिर ये देखने की कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ आपने पहले देख लेनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी यूनिट प्लान बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को इससे सीखने को क्या मिलेगा, ये चीज़ आप पहले से डिटरमाइन कर लें। लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन कौन से होंगे, मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करवाऊंगा जिससे बच्चे एक्सपीरियंस करके उस पार्ट को समझेंगे, ना कि सिर्फ सुन के, ना कि सिर्फ किताब से पढ़ कर या कहीं से कुछ देख कर करेंगे, बच्चे एक्सपीरियंस करके उसको करें। उसके बाद है सिलेक्टिंग ऑफ टीचिंग एड्स। आप कौन से मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, आप चार्ट लेके जाएंगे, कोई मॉडल लेके जाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, ऑडियो सुनाएंगे, वो आपको पहले से सिलेक्ट कर लेना है। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में होता है कि बच्चों का आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चे को वो चैप्टर समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से और चैप्टर को पढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए, तो वो चीज़ आपको देखनी है। एंड देन उसके बाद है हमारा असाइनमेंट। आपने लास्ट में असाइनमेंट ज़रूर देनी है, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट दें, होमवर्क मत देना उसको कि ये 5 चैप्टर है इसको घर से लिख के ले आओ उसके क्वेश्चन आंसर। आपको कोई ऐसी असाइनमेंट देनी है जिससे बच्चा किताबों से अलग हट के दुनिया के लोगों से मिले। मतलब कुछ ऐसी चीज़ देनी है जिससे अपने घर वालों से वो बातचीत करे, अपने दोस्तों से बातचीत करे, उस करके उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि बस किताब में आंसर दिया वो चिपक ले आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे, भागे दौड़े कि मैं इस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करूँ, लोगों से इंटरेक्ट करे, तो वो चीज़ बच्चे के लिए बहुत बेहतर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अच्छे से, तो आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल भी दोबारा से रीड नहीं करने वाली, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिनको अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आपको लिखा हुआ है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ यूनिट प्लान। सबसे पहले है यूनिट इज़ अ गाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लेसन्स, थस इट रिप्रेजेंट अ कोहेसिव व्यू ऑफ मैनी इंटररेटेड लेसन। जब आप यूनिट प्लान को पहले से ही देख लेते हैं, सारे चैप्टर्स को पहले से ही पढ़ लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये वाला जो चैप्टर है ये तीसरे वाले चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं तीसरे चैप्टर को भी उसमें बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जब तीसरे चैप्टर की बारी आएगी तो बच्चा बहुत अच्छे से उसको समझ पाए, उसको पिछली भी बातें याद आने लगेंगी कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चे जवाब भी बहुत आसानी से दे पाते हैं। उसके बाद है यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्टिन्यूटी इन लर्निंग। जब आप यूनिट प्लान बना रहे होते हैं तो पढ़ाई में एक कॉन्टिन्यूटी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आए क्लास में जाके कि आप क्या पढ़ाओ, फिर आप सोचने लगो बच्चे 2 मिनट दो मुझे, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें पढ़ाना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पहले से प्रिपेयर होकर जाने चाहिए कि मुझे आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो वो चीज़ इसके एडवांटेज में आती है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ न्यू एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड क्लासरूम यूज़, ठीक है।
क्योंकि अब जब यूनिट प्लान अब बना लेते हैं तो बच्चों को क्या एक्टिविटी करवानी है, उनको एक्सपीरियंस क्या क्या करवाना है, क्लासरूम का यूज़ कैसे करना है। जैसे हम बच्चों में क्लासरूम में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम में बोल सकते हैं कि बच्चा देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं। लिविंग में खुद को वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम ही जिंदा हैं। बाकी नॉन लिविंग में क्या है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वाटर बॉटल है, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को समझ में आ जाएंगी। हमने क्लास में जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया है। यूनिट प्लानिंग, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, सॉरी, यूनिट प्लानिंग हेल्प्स द टीचर इन एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप यूनिट प्लान बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने इस चैप्टर में बच्चों को ना इस तरीके से पढ़ाया था, किसी को भी समझ में नहीं आया, तो फ्यूचर के लिए वो कुछ और ही तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि अब मैं इस तरीके का इस्तेमाल करूँगा, पक्का इस तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा continuous and thoughtful planning by the teachers give purpose and direction to all the activities to be organized in the classroom। अब इससे क्या होता है, जब आप यूनिट प्लान बना लेते हैं तो आप कॉन्टीन्यूअस और थॉटफुल प्लानिंग भी कर पाते हैं, जो कि टीचर को डायरेक्ट करता है कि बच्चे को उसने किस तरह से एक्टिविटीज़ करवानी है, किस तरह से पूरे चैप्टर को उसने ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद है यूनिट प्लानिंग गिव्स कॉन्फिडेंस टू द टीचर्स टू टीच हिज और हर टॉपिक। क्योंकि जब देखो सिंपल सी बात है, आप पहले से किसी भी चीज़ को तैयार करके जाते हैं और जब आपको उस टॉपिक पे बात करनी पड़ती है या बात करनी होती है तो आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या क्या बोलना है। अब अचानक से किसी टॉपिक पे आपको बोल दिया जाए कि इस टॉपिक पे अपने विचार रखो, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा मैं इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करूँ, बीच में क्या बोलूँ, एंडिंग कैसे करूँ। तो इसके एक एडवांटेज है कि जब आप यूनिट प्लान पहले से बना लेते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये। फिर है यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द टीचर्स टू इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़। क्योंकि वो घर बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने चैप्टर को पढ़ाना है तो मुझे कुछ ना कुछ नया करना है। अब एकदम से आपको क्लास में बोल दिया जाएगा आपने ये चैप्टर पढ़ाना है तो आपको कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं सूझेगी, वो चैप्टर भी ढंग से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कोई न्यू आइडिया भी नहीं आएगा। घर में बैठ के आराम से यूनिट प्लान बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडिया आ जाएगा कि मैं इस तरीके से बच्चों को यूनिट पढ़ाऊँगा ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में हमारा जो पॉइंट आता है पहला, वो है कि इट रिक्वायर्स एफिशिएंट हार्ड वर्किंग एंड ट्रेंड टीचर। देखो यूनिट प्लान बनाने के लिए एक ट्रेंड टीचर का होना ज़रूरी है, जैसे कि हम हैं, मान लो मैं हूँ, क्योंकि मैंने डीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो मुझे सारा पता है कि यूनिट प्लान कैसे बनाना है। अब किसी में जिसने कोई ग्रेजुएशन करी है या कोई +2 का बच्चा है, उसको मैं यूनिट प्लान बनाने को बोल दूँ, उसको समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है। लेकिन आप जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे यूनिट प्लान बनाना कैसे है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि कोई भी ऐरा गैरा जो है या नौसिखिया जो है वो यूनिट प्लान नहीं बना सकता है। उसके बाद है समटाइम्स यूनिट्स आर नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड दे कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स। मतलब कई बार होता है कि जो कुछ ऐसी किताबों में आपने कंटेंट देखा होगा, उसमें यूनिट में ही सिलेबस को बांटा नहीं होता है, बस सीधे चैप्टर की 20-25 चैप्टर की लिस्ट दे दी गई होती है। तो टीचर को वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे इतने चैप्टर हैं, मान लो 25 हैं, तो मुझे हर एक यूनिट को 5 में बांटना पड़ेगा और हर एक यूनिट में मुझे 5-5 चैप्टर रखने पड़ेंगे, तब जाके होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है आपके लिए। फिर है रॉन्ग यूनिट प्लानिंग कैन क्रिएट द कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। सिंपल सी बात है कि अगर आप ढंग से नहीं बनाओगे या ढंग से नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ा रहे हो पहला यूनिट, उसके बाद सीधा 5 पे पहुंच गए हो, पेपर में आने आपके 2 यूनिट हैं, स्टार्टिंग के 2 यूनिट आने हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, भाई मैं कैसे पढ़ूँ इसको। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूजेस ऑफ यूनिट प्लान। ठीक है, तो लिखा है कि इट इज़ गोल ओरिएंटेड, पूरा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं बच्चे को यूनिट प्लान पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये बना क्यों रहा हूँ। इट गिव्स द वेल प्लान डायरेक्शन फॉर द टीचिंग लर्निंग पर्पस। सिंपल सी बात है, आपको पहले से डायरेक्शन मिल जाती है मैंने कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। इट हेल्प्स द टीचिंग मोर मीनिंगफुल तो हो ही जाती है, क्योंकि टीचर आराम से बैठ के उसको पता है उसने क्या पढ़ाना है, तो कोई स्ट्रेस फ्री होकर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को भी उसी तरह से समझाता है। इट हेल्प्स द टीचर टू कंप्लीट हिज और हर पोर्शन विद इन द टाइम लिमिट, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है आपको फाइनल एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करना पड़ता है। तो टीचर पहले से प्लानिंग बना लेता है, तो शांति से बैठा होता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने जो नवंबर तक जो है चैप्टर कंप्लीट करवा देने हैं और उसके बाद 15 दिन बचेंगे तो मैं बच्चों को पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि पेपर में उनको कोई दिक्कत ना रहे, है ना, रिविज़न करवा दूंगा।
फिर है इट हेल्प्स द साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स में इसमें होता है कि बच्चे साइको यानी दिमाग का भी यूज़ करते हैं, और मोटर यानी कि अपने हाथों का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी अपने पूरी बॉडी का इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि जब बच्चों को आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चा अपने दिमाग आपको हाथों से ही तो काम करते हो ना आप, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी से काम करवाता है। तो बच्चा अपना दिमाग और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके इसमें पढ़ रहा होता है। इट इंक्रीज क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप फील्ड ट्रिप पे बच्चे को लेके जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बच्चे को देते हैं, तो बच्चे का दिमाग चलता है, वो कुछ ना कुछ करके जो है वो नया कुछ बना के दे देता है। और आपने देखा होगा, मैंने भी जब स्कूल ट्रेनिंग पे गई थी, बच्चों में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है ना, और इतनी सफाई है हाथों में, कोई भी चीज़ दे दो इतने क्रिएटिव वे में बना के वो आपको देते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, हमें फील्ड ट्रिप ज़रूर करवानी चाहिए, प्रोजेक्ट भी देना चाहिए। इट इंकरेज द टीचर टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि ये टीचर को पता चल जाता है कि मेरे क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से ऐसे 23 बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, लेकिन 2 बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो फिर वो उन 2 बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है कि मैं इन 2 बच्चों को कैसे समझाऊँ, इनको समझ में क्यों नहीं आया, वो ये भी जानने की कोशिश करता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, क्योंकि आप कुछ टीचिंग एड्स का इस्तेमाल भी करते हैं। आप पानी से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे चैप्टर है पानी रे पानी, ठीक है, ये चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी में। तो आप उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप बारिश के पानी का यूज़ करने को बताओगे, पानी बचाना चाहिए, पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, इस तरह के टॉपिक भी आप डाल सकते हैं, जो कि बच्चों को एक अच्छा ही नॉलेज देगा, उसको रियल लाइफ में करेगा। देन हम फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान भी देख सकते हैं। इस तरह से हमें यूनिट प्लान बनाना चाहिए, जिसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम किसके लिए यूनिट, कौन से सब्जेक्ट का यूनिट है, क्या ये इंग्लिश का है, क्या ये मैथ का है, या हिंदी का है, ईवीएस का है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। फिर क्लास भी देखनी पड़ती है कि मैं कौन सी क्लास के वाले सब्जेक्ट को का बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चौथी के लिए, पाँचवीं के लिए, पहली दूसरी का है, वो भी हमें देखना पड़ता है। नेम ऑफ यूनिट है, पहला यूनिट बना रहा हूँ, दूसरा बना रहा हूँ, तीसरा बना रहा हूँ। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट, कि मैं ये जो यूनिट प्लान बना रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, ये हमें तय करना पड़ता है। बाकी हमें ये चीज़ भी उसमें देखनी पड़ती है, पहले नंबर की बात करेंगे कि मैंने कितने यूनिट प्लान बनाए हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्या है, फिर नंबर ऑफ लेसन रिक्वायर्ड, यानी कि एक जो यूनिट है उसमें कितने चैप्टर हैं, लर्निंग मटेरियल क्या होगा, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊँगा बच्चों को, मेथड्स कौन से यूज़ करूँगा, एड्स कौन से यूज़ करूँगा, और बच्चों का इवैल्यूएशन में कैसे करूँगा, ठीक है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट यूनिट प्लानिंग ब्रेक्स द एंटायर वर्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर सेक्शन। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर्क बेटर एंड ग्रास्प द टॉपिक मोर इजली, एंड इट आल्सो हेल्प्स टू क्लैरिफाई द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यानी यूनिट प्लान जो होता है वो जितने भी चैप्टर होते हैं उनकी सीरीज होती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और ये स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं उनको कोई भी चीज़ समझने और समझाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। कंक्लूजन की खासियत है कि बच्चे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो उसको छोड़ के आते हैं, लेकिन जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें से 2 नंबर आपके कंक्लूजन के होते हैं। तो बच्चे जो कंक्लूजन नहीं लिख के आते वो 2 नंबर ऑलरेडी ही कम करके आते हैं, अब उसमें से जो बचे नंबर होते हैं उसी में से आपको नंबर मिलते हैं। तो ये बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है। और कंक्लूजन कभी याद करके ना जाएं, आपने ओवरऑल जो टॉपिक के बारे में पता है उसको सारांश के रूप में आप कंक्लूजन में लिख दें तो बहुत बेहतर रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हैं।